मेरा नाम ऋतिक है। मैं एक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एसपी ऑफिसर था। मैं हमेशा से ही अपनी ड्यूटी ईमानदारी के साथ किया करता था। मेरे पास रिश्ते में मेरी मां के अलावा कोई दूसरा रिश्ता नहीं था। मेरे पिता बचपन में ही मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मेरी मां ने अकेले मेरी परवरिश की थी। मेरी मां हमेशा से ही मुझे पुलिस अधिकारी बनाना चाहती थी। उन्होंने मुझे पढ़ाने लिखाने के लिए बेहद मेहनत की थी। उनकी मेहनत मुझे अपनी सफलता के रूप में मिली थी। उनकी प्रार्थनाओं में इतना असर हुआ था कि मैं एसपी ऑफिसर बन गया था। मैंने हमेशा ऐसे लोगों को पकड़ने में अहम भूमिका निभाई है जो ड्रग्स माफिया होते हैं, गैंगस्टर होते हैं। मैं अपने शहर से जुर्म को खत्म करना चाहता था। पुलिस डिपार्टमेंट शुरू से ही मेरी ईमानदारी की तारीफ करता था। मेरी जिंदगी बिल्कुल भी मामूली नहीं थी। आप लोग तो ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि पुलिस वालों की जिंदगी कभी भी मामूली नहीं होती। उनको पता नहीं होता कि कब उनकी जान चली जाएगी और कब उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। हम लोग दिन रात चौकन्ना रहते हैं, अपने सर पर कफन बांध कर रहते हैं। हमें मरने से डर नहीं लगता। ईमानदार ऑफिसर कभी भी मरने से डरता नहीं है। वो हमेशा जुर्म को खत्म करना चाहता है और लोगों की मदद करता है, गुनहगारों को उनकी सजा तक पहुंचाता है। काफी समय से मेरी मां मेरी शादी के लिए परेशान हो रही थी। मेरी उम्र 30 साल हो चुकी थी। मैं जवान और बॉडी बिल्डर टाइप दिखने वाला लड़का था। मेरे डिपार्टमेंट में भी मेरी स्मार्टनेस की तारीफ होती थी। चौड़ा सीना करके जब मैं चलता था तो सब लोग मुझे देखते रह जाते थे। पहले हम लोग बहुत गरीब हुआ करते थे। मेरी मां ने लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करके मुझे पढ़ाया लिखाया था। सारी रात जाग जाग कर रजाइयां सिलती थी। जिसको सिलने के उनको पैसे मिलते थे। उनको कोई भी इंसान जो भी काम दे देता था वो उसे कर लिया करती थी। उनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने बेटे को कामयाब बनाना, और उनकी मेहनत ने मुझे इतना कामयाब बना दिया था कि आज मैं अपने शहर का एक जाना माना एसीपी ऑफिसर कहलाया जाता हूं। अब जबकि ऊपर वाले का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ था और मेरी उम्र भी शादी की होने लगी थी, तो मां मेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी। वो काफी समय से मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूं, मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। मैं परिवार में नहीं घिरना चाहता था। मेरे लिए मेरा सब कुछ मेरी मां ही थी। मैंने कई बार मां से कहा था कि मां, आप मेरी शादी नहीं भी करवाएंगे तब भी मैं सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दूंगा। मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है। आप जानती हैं कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं सिर्फ अपने आप को अपने देश के लिए न्योछावर कर देना चाहता हूं। मेरी ड्यूटी ही मेरा फर्ज है। मां कहती थी, तुम क्या इस दुनिया के निराले पुलिस वाले हो? अरे बेटा, इस दुनिया में सभी पुलिस वाले लगभग शादीशुदा हैं। तुम्हारी उम्र 30 साल हो गई है और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बेटा कुंवारा घूमता रहा है। तुम ले देकर मेरे एक ही बेटे हो। मैं तुम्हारी शादी के सुहाने सपने अपनी आंखों में सजा रही हूं। अपने हाथों से तुम्हारी पत्नी को अपने घर में लाना चाहती हूं। अपने पोता पोती देखना चाहती हूं। मगर तुम तो शादी न करने की बात करके मेरा दिल तोड़ देते हो। मैंने अपनी मां के कंधे पर हाथ रखा। उनका उदास चेहरा मैं नहीं देख सकता था। काफी समय से मैं देख रहा था। वो मेरे लिए लड़कियां तलाश कर रही थी। कोई मामूली लड़की उन्हें मेरे लिए पसंद नहीं आ रही थी, बल्कि वो तो अपने बेटे को किसी फिल्म का हीरो समझती थी। इसलिए उन्हें बेटे के लिए हीरोइन ही चाहिए थी जो हर काम में बिल्कुल परफेक्ट हो, सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, सुशील हो और उनके बेटे की जिंदगी में आने के बाद उसको खुशियों से भर दे। मगर ऐसी लड़की अभी तक मेरी मां को नहीं मिल रही थी। अब वो लड़की तलाश करते करते थक गई थी। इसलिए मुझसे मेरी मर्जी पूछ रही थी कि तुम्हें तो कोई लड़की पसंद नहीं है। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो मुझे इस बात से कोई इनकार नहीं होगा। मां का कहना था कि मेरे बेटे को जो भी लड़की पसंद होगी मैं खुशी खुशी अपनी बहू से स्वीकार कर लूंगी।
वैसे भी मेरे बेटे की पसंद कोई मामूली तो नहीं होगी। मां की बात सुनकर तो मैं जोर जोर से हंसने लगा था। मुझे इस तरह से हंसता हुआ देखकर मां के चेहरे पर 12 बज गए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारी शादी करवाना चाहती हूं। मैंने कहा, मां ये बात तो ठीक है कि आप मेरी शादी करवाना चाहती हो, लेकिन आपने ये सवाल आखिर क्या सोचकर कर लिया कि मुझे कोई लड़की पसंद होगी? मां, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं है, बल्कि मैं हमेशा अपनी ड्यूटी पर ध्यान देता हूं। मैं कभी किसी लड़की की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। हालांकि बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ काम भी करती हैं। दिन भर न जाने कितनी औरतें और लड़कियों से मेरा सामना होता है, मगर मैं कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखता। और आप कहती है कि मैं किसी को पसंद करता हूं तो आपको बता दूं। नहीं मां, मैं किसी को पसंद नहीं करता। अच्छा ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहू तो आपकी ही पसंद की इस घर में आएगी। अब आप लड़की ढूंढते ढूंढते थक गई हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मां कहने लगी कि चलो, मेरे लिए यही काफी है कि तुमने अपने मुंह से कह तो दिया कि तुम शादी करने के लिए तैयार हो। अब देखो मैं कितनी तेजी से तुम्हारे लिए एक अच्छी और सुशील लड़की की तलाश करती हूं। फिलहाल मैं अपनी मां को समझा बुझाकर अपनी ड्यूटी के लिए निकल गया था। मेरे पास हमेशा बड़े केसेस रहते थे। मैं अपनी टीम के साथ काफी सारे बड़े बड़े केसेस को सॉल्व करता था। इस शहर में मेरे जितने चाहने वाले थे, जितने इज्जत करने वाले थे, उससे कई गुना ज्यादा मेरे दुश्मन भी थे, क्योंकि मैं हमेशा ही अपराध के खिलाफ खड़ा रहता था और जहां भी होता अपराध खत्म करने की कोशिश करता था। बहुत सारे अपराधियों को अभी तक मैं जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा चुका था। उनको उनकी सजा तक पहुंचा चुका था। कुछ दिन तो इसी तरह से गुजर गए थे। मेरी मां मेरे लिए लड़की तलाश करती रही। फिर फाइनली उन्हें एक दिन एक लड़की ऐसी मिल गई थी जो उनके दिल को भा गई थी और बिल्कुल उनकी पसंद के मुताबिक थी। मैं जब शाम को घर वापस आया तो मां ने मुझे मुस्कुराते हुए खुशखबरी सुनाई कि मैंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर ली है। मैंने कहा, मां चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने फिर भी मुझे लड़की का फोटो दिखाया और कहने लगी कि ये देखो बेटा, बहुत अच्छी और सुंदर लड़की है और बहुत ही संस्कारी परिवार से संबंध रखती है। मैंने कहा, मां मुझे फोटो देखने की क्या जरूरत है? लड़की आपको पसंद है तो इसका मतलब मुझे भी पसंद है। लेकिन फिर भी जबरदस्ती मां ने मुझे लड़की का फोटो देखने पर फोर्स किया। उनकी खुशी की खातिर मैंने फोटो देख ली थी। फोटो देखकर तो मेरी आंखें खुशी से चमक उठी थी। लड़की तो सच में बहुत अच्छी थी। बचपन से लेकर जवान होने तक मेरी मां ही मेरे लिए हर चीज सिलेक्ट करती आई थी और अब ये हक भी उनको ही मिलना चाहिए था। उन्होंने मेरे लिए हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छे जूते और अच्छे खिलौनों का चुनाव किया था। उनकी लाई हुई हर चीज मुझे बहुत ही पसंद आती थी। लड़की वालों ने भी मुझे पसंद कर लिया था और जल्द ही मेरी शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी। और फिर फाइनली 3 महीने के बाद खूब धूमधाम से मेरी शादी हो गई थी। मेरी पत्नी का नाम प्रिया था। प्रिया सिर्फ दिखने में सुंदर ही नहीं थी, बल्कि वो हर चीज में बिल्कुल परफेक्ट थी। हर बात में बहुत अच्छी थी। उसके बोलने चलने का अंदाज भी बहुत अच्छा था। मेरी मां ने भले ही मेरे लिए लड़की तलाश करने में समय लगा दिया था, लेकिन वो बिल्कुल हीरे जैसी पत्नी मेरे लिए ढूंढ कर लाई थी, जो कि मुझे बेहद पसंद आई थी और जल्द ही उसने मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। वो मेरे लिए अच्छी धर्म पत्नी साबित हुई थी। प्रिया के आ जाने से घर में रौनक लग गई थी। मेरी मां भी हमेशा खुश रहती थी, क्योंकि उसने हमारे घर को खुशियों से भर दिया था। मेरी ड्यूटी भी अच्छी चल रही थी। वैसे भी मेरी ड्यूटी में हमेशा उतार चढ़ाव तो लगे रहते थे। कभी जल्दी घर से निकल जाना तो कभी देर से घर वापस आना, कभी किसी प्रोग्राम को बीच में छोड़कर घर से चले जाना तो अपने बारे में बिना सोचे समझे पहले अपने काम पर ध्यान देना। यही सब मेरी जिंदगी का हिस्सा था। प्रिया मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। प्रिया को पता था कि उसका हस्बैंड एसीपी है, इसलिए
वो भी एक बहादुर और समझदार लड़की थी। मेरे साथ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। मेरी शादी को अभी 5 महीने ही गुजरे थे कि ऊपर वाले ने उसे मां बनने की खुशी भी दे दी थी। ये खुशी हम दोनों पति पत्नी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थी। हम दोनों बहुत खुश थे। मैं प्रिया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। शादी के बाद मुझे पता चला था कि किसी इंसान से मोहब्बत करने का एहसास कितना अच्छा होता है। मैं घर में दाखिल होता तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई मेरा इंतजार कर रही होती थी। मुझे चाहे रात के 2 क्यों न बज जाते थे, मगर वो मेरे बिना खाना नहीं खाती थी। उसने अपना रूटीन बना लिया था। उसे रात का खाना मेरे साथ ही खाना होता था। वो मेरे लिए काफी काफी टाइम तक भूखी प्यासी बैठी रहती थी। लेकिन अब प्रेगनेंसी की कंडीशन में मैंने उससे कहा था कि तुम्हें अपना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है। मैं अपनी पत्नी की वजह से घर जल्दी आने की कोशिश करता था। मैं चाहता था कि ऐसे समय में उसका ख्याल रखूं, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकूं। मगर मेरा काम मुझे सबकी इजाजत नहीं देता था। हम पुलिस वालों की कभी छुट्टी भी नहीं होती, मगर फिर भी मैं वक्त निकाल कर अपनी पत्नी को फोन कर लिया करता था और जितना हो सके जल्दी घर जाने की कोशिश करता था। जिंदगी मोहब्बत के इसी दायरे के आसपास घूम रही थी और अच्छी चल रही थी। हमारा ये छोटा सा परिवार खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहा था और फिर अब हमारी जिंदगी में एक नन्हा मुन्ना भी शामिल होने वाला था। सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की थी। फिर 9 महीने का एक लंबा सफर तय करने के बाद मेरी पत्नी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। मेरा बेटा जो कि बहुत ही क्यूट था। उसके आ जाने से हम दोनों पति पत्नी की जिंदगी पूरी हो गई थी। मां की तो जैसे खुशी के ठिकाने ही नहीं थे। वो तो सारा दिन अपने पोते के साथ लगी रहती थी। अब ऐसा लगता था जैसे अब हमारी सारी खुशियां हमारे बेटे के साथ ही जुड़ी हुई है। मुझे लगता था कि जिंदगी ऐसे ही गुजरती जाएगी, जिसमें सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय में मेरी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जो मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर देगा, जो मुझे रातों को जगाएगा, जो मुझे खून के आंसू रुलाएगा। एक दिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरी पत्नी के मामा जी अपने बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड लेकर हमारे यहां आए हुए थे। उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी। हम लोग पटना में रहते थे और प्रिया के मामा जी जयपुर से आए थे। उन्होंने हमारे पूरे परिवार को अपने बेटे की शादी में इनवाइट किया था। प्रिया बहुत खुश हो रही थी क्योंकि वो बहुत समय बाद अपने मामा के घर जाने वाली थी। वैसे भी जब से हमारी शादी हुई थी मैं उसे कहीं बाहर लेकर नहीं गया था। हम लोग हनीमून पर भी नहीं जा पाए थे। मेरा काम ही ऐसा था कि मुझे ज्यादा छुट्टी नहीं मिलती थी। प्रिया ने इस बार मुझसे बड़ी उम्मीद से कहा था कि हम जयपुर जरूर जाएंगे ना। मैंने भी दिल में सोच लिया था कि भले ही 1-2 दिन के लिए ही सही, मगर मैं अपनी पत्नी को निराश नहीं करूंगा। उसके साथ उसके कजिन की शादी में जयपुर जरूर जाऊंगा। शादी में अभी 25 दिन बाकी थे। प्रिया शादी में जाने के लिए खूब सारी शॉपिंग कर रही थी, तैयारियां कर रही थी और बहुत खुश थी। मुझे भी उसको इस तरह खुश देखकर अच्छा लगता था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों से मैं बेहद परेशान था क्योंकि मैं एक केस में उलझा हुआ था। मैंने अभी पिछले दिनों एक गैंगस्टर के भाई को पकड़ लिया था जो एक बहुत बड़ा ड्रग्स माफिया भी था और ड्रग्स की स्मगलिंग करने के लिए ड्रग्स ले जा रहा था। वो काफी सारी ड्रग्स के साथ पकड़ा गया था। अब हमें उसकी पूरी गैंग का पर्दाफाश करना था और उसके साथ इस गैंग में कौन कौन शामिल था उसके बारे में भी पता करना था। कोई भी काम इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं हो जाता, इसलिए मेरा जयपुर जाना बहुत ही मुश्किल था। मगर मैंने ये बात अपनी पत्नी को नहीं बताई थी। मैंने सोचा था कि अभी तो कुछ दिन बाकी है, हो सकता है जब तक मुझे जयपुर जाने का टाइम मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो सका था। मैं इस केस में इतनी बुरी तरह से उलझ चुका था कि मैं घर में भी अपनी पत्नी को ठीक से टाइम नहीं दे पा रहा था। हालांकि
वो इस बात से कभी नाराज तो नहीं हुई थी, मगर मैं बेहद ही शर्मिंदा हो रहा था कि उसको किस तरह से कहूं कि मैं उसके साथ जयपुर नहीं जा सकता। फिर भी शादी से एक दिन पहले मैंने उसको बता दिया था कि तुम अपनी फैमिली के साथ चली जाओ, मुझे टाइम नहीं है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मायूसी छा गई थी, लेकिन फिर भी उसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपनी फैमिली के साथ चली जाऊंगी, लेकिन आप अपना ध्यान रखना। जैसे ही अगर आपको टाइम मिले तो आप आने की कोशिश करना। मामा जी आपसे बड़ी चाहत के साथ कह कर गए हैं कि आपको जरूर आना है शादी में। मैंने कहा, तुम ठीक कह रही हो प्रिया, मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर मैं इस बीच फ्री हो जाता हूं तो मैं जरूर आऊंगा। मेरी पत्नी बहुत ही समझदार थी। वो आसानी से हर बात को समझ तो जाती थी, लेकिन उसे उदास करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिलहाल वो शादी में जाने की तैयारी करने लगी थी। उसने मेरी मां को भी कहा था कि वह भी उसके साथ शादी में चले, लेकिन मां की तबीयत ठीक नहीं थी। वो ज्यादा कहीं आती जाती भी नहीं थी, इसलिए प्रिया अपनी फैमिली के साथ शादी में चली गई थी। हमारे बेटे की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मां ने कहा था कि तुम उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी फैमिली के साथ शादी में जाओ और खूब एंजॉय करना। यहां कार्तिक का ख्याल मैं रख लूंगी। वैसे भी जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम कहीं नहीं गई हो। तुम आराम से एंजॉय करना, बेटे की भी फिक्र मत करना। इस बात से प्रिया खुश हो गई थी, क्योंकि वो अक्सर मार्केट वगैरह जाया करती थी तो कार्तिक को मां के हवाले कर जाती थी। मां उसका बहुत ख्याल रखती थी। अगले दिन मेरी पत्नी को 10 बजे के समय अपनी फैमिली के साथ जयपुर के लिए निकलना था। मैं उसे विदा किए बिना नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने खुशी खुशी उसे विदा किया था और खुद उसे उसके मायके छोड़कर आया था। वो बहुत ही खुश नजर आ रही थी, बहुत एक्साइटेड भी थी, मगर बार बार यही कह रही थी कि अगर आप भी मेरे साथ इस शादी में होते तो ज्यादा अच्छा होता। मैंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर आऊंगा, और अगर नहीं मिल सका तो फिर हम तुम्हारे मामा जी के यहां अगले महीने चलेंगे। वो बहुत ही खुश हो गई थी और फिर अपनी फैमिली के साथ जयपुर के लिए रवाना हो गई थी। उसके बाद मैं भी अपने काम में बिजी हो गया था। शाम तक मैं अपने काम में लगा रहा था। उस समय शाम के लगभग 6 बज रहे होंगे जब एक दिल दहला देने वाली खबर ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मुझे पूरा का पूरा हिला कर रख दिया था। यह खबर कोई मामूली खबर नहीं थी। मुझे पता चला था कि मेरी ससुराल वालों की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है, जिसमें मेरा एक साला बैठा हुआ था। मेरे ससुर थे, मेरी सास थी और मेरी छोटी साली बैठी हुई थी, और उनके साथ मेरी पत्नी भी थी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ था कि उसमें कोई भी जिंदा नहीं बच सका। यह खबर जब न्यूज चैनल पर आग की तरह फैली तो मुझ तक भी पहुंच गई थी। यह खबर मुझे मिलते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और मैंने अपना सर पकड़ लिया था। मुझे जल्द से जल्द मौकाए वारदात पर पहुंचना था, मगर खबर देर से मिलने की वजह से मैं वहां देर से पहुंचा और लगभग सभी सदस्यों की डेड बॉडी को मेरी वजह से पोस्टमार्टम के लिए रोक दिया गया था। मैं सबके लिए बहुत दुखी था। सबसे ज्यादा दुखी था अपनी पत्नी की मौत पर। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी पत्नी, जो सुबह खुशी खुशी मेरे गले से लगकर और अपने बेटे को ढेर सारा प्यार करके और मुझे ये जताकर कि आपको शादी में आना जरूर है, सब कुछ खुशी खुशी कहकर गई थी, और अब वो एक लाश बन चुकी थी। सब लोगों की लाश के चेहरे पहचानने में आ रहे थे, मगर एक लाश ऐसी थी जिसका एक्सीडेंट में चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचल गया था कि उसका चेहरा पहचानने में भी नहीं आ रहा था, और ये लाश मेरी पत्नी की थी। एक्सीडेंट इतना खतरनाक था कि सबकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मैं अपनी पत्नी की मौत पर बहुत रोया था, बेहद अफसोस कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि आज उसका इस दुनिया में आखिरी दिन होगा और जयपुर पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी, वरना मैं उसे कभी भी कहीं जाने नहीं देता और उसका बहुत ख्याल रखता। अपनी पत्नी की मौत के बाद मैं बुरी तरह से टूट कर रह गया था।
मेरा एक मासूम बच्चा भी था जिसकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी। ये तो अच्छा था कि मेरी माँ ने उसे अपने पास रोक लिया था और प्रिया से कहा था कि तुम अकेले शादी एंजॉय करना। तुम क्या वहां पर बेटे की देखभाल करती रहोगी? अगर प्रिया कार्तिक को भी अपने साथ ले जाती तो शायद कार्तिक भी आज जिंदा ना होता। अपने छोटे से मासूम बेटे की शक्ल देखकर मुझे उस पर बड़ा तरस आता था। वो बेचारा सिर्फ 6 महीने की उम्र में ही अपनी मां को खो बैठा था। मैं अपनी पत्नी से बहुत मोहब्बत करता था। उसके जाने के बाद मेरी जिंदगी वीरान हो गई थी। मेरा किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। ये बात हर कोई जानता था कि एसीपी ऋतिक वर्मा की पत्नी की एक्सीडेंट के कारण मौत हो गई है। ये खबर सुर्खियों में भी आई थी। कभी कभी तो मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि प्रिया इस दुनिया को और हम सबको छोड़कर जा चुकी है। उस बेचारी का तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया था। हमारे घर में प्रिया के होने से जितनी रौनक होती थी, अब उतनी ही ज्यादा खामोशी छा गई थी। मां भी हमेशा उदास रहती थी और प्रिया को याद करती रहती थी। प्रिया सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, वो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू और एक अच्छी मां भी साबित हुई थी। और ऊपर वाला तो जल्द ही अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है। प्रिया के जाने के बाद हमारे घर में बेहद उदासी भरा माहौल हो गया था। मां जो पहले से ही बीमार रहती थी, मगर उनकी बहू उनका बहुत ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से उन्होंने कभी अपनी बीमारी पर ध्यान ही नहीं दिया था। वो हमेशा खुश रहती थी। लेकिन अब उन्होंने बहू की मौत के सदमे को अपने दिल से इतनी बुरी तरह से लगा लिया था कि वो सिर्फ जी रही थी। वो मेरे बेटे का ख्याल रखती थी, लेकिन उनकी अपनी तबीयत की वजह से अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने प्रिया के परिवार और उसके साथ होने वाले पूरे हादसे की डिटेल निकलवा ली थी। मेरी पत्नी और उसकी फैमिली की मौत एक हादसा थी। अचानक सामने से आने वाले एक ट्रक की उनकी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। टक्कर होने की वजह से गाड़ी ने इतनी बुरी तरह से पलटा खाया था कि गाड़ी में मौजूद एक इंसान भी जिंदा नहीं बच सका। मेरी मां की तबीयत अब अक्सर ज्यादा ही खराब रहने लगी थी। मैं उनकी तरफ से बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि मैं तो सारा दिन घर में नहीं रहता था, ड्यूटी पर होता था। लेकिन जब शाम को घर वापस आता तो देखता कि वो बहुत थकी हुई है। वो मेरे बेटे का भी बहुत ख्याल रखती थी। अब मेरे दिमाग में आ रहा था कि मुझे घर में कोई नौकरानी रख लेनी चाहिए जो मेरे बेटे का भी ख्याल रखे और घर के कामकाज भी करे, ताकि मां को ज्यादा से ज्यादा आराम मिल सके। हालांकि इससे पहले कभी हमने नौकरानी नहीं रखी थी, क्योंकि मैं अनजान लोगों पर भरोसा नहीं करता था। और फिर मेरे घर में सिर्फ मेरी मां और मैं ही तो रहते थे, इसलिए घर के ज्यादा काम भी नहीं थे। प्रिया के आ जाने के बाद घर की सारी देखरेख प्रिया ने ही संभाल रखी थी। तब भी हमें नौकरानी की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अब तो प्रिया के जाने के बाद घर में सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि छोटे बच्चे की जिम्मेदारी भी बढ़ गई थी। इसलिए अब नौकरानी का आना घर में बहुत जरूरी था। मैंने मां को कहा था कि वो अपने हिसाब से कोई नौकरानी रख ले, ताकि नौकरानी घर का भी कामकाज कर सके और मेरे बेटे का भी ध्यान रख सके। मां राजी हो गई थी। पहले तो उन्हें कोई ऐसी नौकरानी नहीं मिल रही थी जो 24 घंटे हमारे घर पर काम कर सके, मगर फिर एक ऐसी लड़की उनको मिल गई थी जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। वो बेचारी बेसहारा थी, उसे रहने का ठिकाना भी चाहिए था। वो मेरी मां को भीख मांगते हुए बाजार में दिखाई दे गई थी। तब मेरी मां को इस बेचारी लड़की पर बहुत तरस आया था, इसलिए उन्होंने उसे हमारे घर में काम करने की ऑफर दी और कहा कि अगर तुम हमारे घर के सारे काम करोगी तो तुम्हें वहीं पर रहने की जगह भी मिल जाएगी और खाना भी मिलेगा। वो लड़की इस काम के लिए राजी हो गई थी। उसका नाम श्वेता था। बहुत भोली भाली और सीधी सादी लड़की। उसने मेरे बेटे को भी अच्छी तरह से संभाल लिया था। मैंने देखा था कि उसकी उम्र बहुत कम थी। हमारे घर में आ जाने के बाद उसे पेट भर के खाना मिल रहा था, रहने के लिए छत मिल रही थी। वो बहुत ही खुश थी और मेरी मां की भी खूब सेवा किया करती थी। साथ साथ घर के सभी काम करती थी।
मैंने देखा था कि उसने मेरे बेटे का ख्याल बहुत अच्छे से रखा हुआ था। कभी कभी मुझे उस पर शक भी होता था, क्योंकि पुलिस वाले इतनी जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते और हर किसी को शक की नजर से देखते हैं। मैं भी कुछ इसी टाइप का इंसान था। मैंने उस लड़की पर नजर रखे हुए थी कि कहीं मेरी गैर मौजूदगी में मेरे परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए कई दिन तक उस पर कड़ी नजर रखने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि वो लड़की जैसी मासूम दिखाई देती है, बिल्कुल वैसी ही है। वो सच में बेसहारा थी, सड़कों पर फिरती रहती थी। वो अपनी किसी पुराने रिश्तेदार के यहां रहती थी। मगर जब उन लोगों को भी लगने लगा कि ये लड़की उनके लिए बोझ बनती जा रही है, तो उन्होंने इसे घर से बाहर निकाल दिया। फिर ये लड़की सड़कों पर भीख मांगने पर मजबूर हो गई और तभी इसको मेरी मां मिल गई, जिन्होंने इसे हमारे घर में जगह दे दी। वो हर काम बड़ी जिम्मेदारी के साथ किया करती थी। कुछ ही दिनों में उसने मेरी मां का दिल भी जीत लिया था। घर में तो जैसे सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन मेरा दिल अभी भी उदास था। मैं दिन रात प्रिया को याद करके रोया करता था। भले ही मैं एक मजबूत इंसान था, लेकिन मेरा दिल अपनी पत्नी के चले जाने से बेहद कमजोर हो गया था। दिन रात उसकी तस्वीर को देखकर मैं यही सोचता था कि वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। उसकी तो मुझे सारी जिंदगी जरूरत थी। फिर वक्त गुजरता गया और मैं अपने काम में लगा रहा, और उधर मेरे घर की व्यवस्था भी धीरे धीरे ठीक हो गई। मेरा बेटा भी अब लगभग 1 साल का हो चुका था। श्वेता मेरे बेटे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। मैंने देखा था कि मेरा बेटा भी उसके साथ काफी अटैच हो गया था। जिस तरह वो अपनी मां के साथ खुश रहता था, इसी तरह वो श्वेता के साथ भी खुश रहता था। रात को जब मैं ड्यूटी से वापस आकर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता तो देखता कि उसकी नजरें बार बार श्वेता को तलाश करती रहती हैं। ये सब देखकर मुझे अच्छा लगता था, मगर दिल में कहीं ये कमी भी बाकी थी कि उस बेचारे मासूम बच्चे की क्या गलती थी। उससे उसकी मां की गोद इतनी जल्दी क्यों छीन ली गई। मैं हमेशा की तरह अपने काम में उलझा रहता था, मगर अब मुझे अपने घर में भी ध्यान देना पड़ता था। मेरी मां अब घर में अकेली थी और उनके साथ मेरा छोटा सा बच्चा भी था। प्रिया के जाने के बाद मेरे चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं आई थी जो पहले हुआ करती थी। मेरी मां ने जब ये चीज नोटिस की तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, मुझसे तुम्हारा ये अकेलापन और तुम्हारे चेहरे की उदासी देखी नहीं जाती। मैं तो कहती हूं कि तुम शादी कर लो। मां की बात सुनकर मैंने कहा, मां, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं कर सकता। मां कहने लगी कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारी खुशियों के बारे सोचते हुए कह रही हूं। आखिर तुम प्रिया का गम कब तक अपने दिल से लगाए रहोगे? प्रिया इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। तुम इस बात पर विश्वास कर लो। बेटा, मैं यही चाहती हूं कि तुम दूसरी शादी कर लो, और मैंने तो तुम्हारे लिए लड़की भी देख ली है। मैंने हैरान शब्दों में कहा, अब आपने मेरे लिए किस लड़की को तलाश कर लिया? अब तो मेरी पत्नी भी मर चुकी है और मैं एक बच्चे का पिता भी हूं। उन्होंने कहा, तो क्या हुआ बेटा? जिन लोगों की पत्नी मर जाती है वो क्या दूसरी शादी नहीं करते? बेटा, तुम श्वेता को तो अब अच्छी तरह से जान गए हो। श्वेता एक बेसहारा और अनाथ लड़की है। उसे भी किसी के सहारे की जरूरत है। मैं चाहती हूं कि तुम उस लड़की को अपनी पत्नी बना लो, और फिर वो तो तुम्हारे बेटे के साथ भी बहुत खुश रहती है। कार्तिक को श्वेता से बेहतर मां जैसा प्यार करने वाली कोई दूसरी औरत नहीं मिल सकती। मैंने कहा, नहीं मां, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहता। इतना कहकर मैं वहां से उठकर खड़ा हो गया था और मां के फैसले को रद्द कर दिया था। एक रात मेरा बेटा कार्तिक अचानक रात को बुरी तरह से रोने लगा। उसके रोने की धीमी सी आवाज पर भी श्वेता फौरन अपने कमरे से उठकर आ जाती थी और उसकी देखभाल करती थी। उस रात कार्तिक को बहुत तेज बुखार था। मैंने देखा था कि श्वेता को मेरे बेटे से इतना लगाव हो गया था कि उसकी तबीयत खराब हो जाने पर वो एक मां की तरह बिलबिला उठी थी और बुरी तरह से परेशान हो गई थी।
श्वेता के प्रति अपने बेटे के लिए इतनी मोहब्बत देखकर मेरे दिल में एक बार कोई ख्याल आया भी था कि मेरा बेटा अभी छोटा है। अगर मैं सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगा तो वो बिना मां के पलता रहेगा, लेकिन अगर मैं शादी कर लूंगा तो उसको एक मां मिल जाएगी और श्वेता भी भला कब तक बिना रिश्ते के हमारे घर में रहती रहेगी। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता था कि मेरी मां ने मेरे लिए जो फैसला किया है मुझे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन जब मैं अपनी पत्नी की तस्वीर देखता, उसके बारे में सोचता, उसका ख्याल मेरे दिल में आता तो न जाने क्यों मेरा दिल इस बात से इनकार कर देता था कि मैं अपनी पत्नी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। वक्त गुजरता जा रहा था। अब मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। एक ऐसा मोड़ जिसके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था। एक दिन मेरे पास हेडक्वार्टर से फोन आया था। कुछ गैंगस्टर लोगों को पकड़ना था और मैं अपनी टीम के साथ उस जगह पर पहुंच गया था। पता चला था कि इस गैंग में कुछ लड़के और लड़कियां भी शामिल हैं। ये गैंग बहुत बड़ा है जो ड्रग्स की स्मगलिंग करता है। उन लोगों ने एक पुरानी जगह पर अपना अड्डा बनाया हुआ था। हमें वहां पर हमारे मुखबिर ने खबर दी थी, तो हम फौरन ही वहां पर पहुंच गए थे। लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वो लोग एक एक करके भागने लगे। मेरी टीम के सारे लोग सुरक्षित जगह देखकर छुप गए थे और अपनी अपनी जगह से फायरिंग करने लगे। कुछ लोग हमारे कब्जे में आ गए थे, जबकि कुछ लोग नहीं आए थे। वो मौके पर फरार हो गए थे और हमारे हाथ नहीं लग पाए थे। अभी मैं अपनी जगह पर छुपा हुआ था और फायरिंग करने ही वाला था जब सामने से एक लड़की आई और जिसने अपना बचाव करने के लिए मुझ पर बंदूक तान दी। लेकिन जैसे ही मैंने उस लड़की का चेहरा देखा, उसकी शक्ल देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये लड़की कोई और नहीं मेरी पत्नी थी, या फिर मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी आंखों का धोखा था, क्योंकि उस लड़की का चेहरा बिल्कुल मेरी पत्नी के चेहरे की तरह ही था। प्रिया, मेरी धर्म पत्नी जो 1.5 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मर गई थी। उसे देखकर मैं एक लम्हे के लिए दंग रह गया था। मेरे हाथ में बंदूक थी, लेकिन वो भी अचानक मेरे हाथ से गिर गई थी, क्योंकि मेरा पूरा शरीर जिंदगी में पहली बार कांप उठा था। एक मरा हुआ इंसान मेरी आंखों के सामने कैसे जिंदा हो सकता है, वो भी मेरी पत्नी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आ रहा था। वो भी मेरी आंखों में आंखें डालते हुए धीरे धीरे पीछे हो गई थी। हालांकि उसने भी मुझ पर फायरिंग नहीं की थी। फिर अचानक किसी ने मुझ पर फायरिंग की और फायरिंग की आवाज से मैं होश में आया था। मैंने खुद को बंदूक की गोली से तो बचा लिया था, लेकिन अपने दिमाग में डूबी हुई उस सोच से खुद को नहीं बचा पाया था जो मुझे अपनी पत्नी को देखकर आई थी। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की मेरी पत्नी है या नहीं। अगर वो मेरी पत्नी थी तो फिर वो यहां क्या कर रही थी और वो जिंदा कैसे बच गई थी? और अगर मेरी पत्नी नहीं थी तो फिर वो मेरे सामने बंदूक तान कर खड़ी थी। वो चाहती तो मुझ पर फायरिंग भी कर सकती थी। वो पीछे कैसे हट गई? मैं उसे देखने के लिए आगे की तरफ बढ़ा था, लेकिन वो तो वहां से जा चुकी थी। ऐसे गायब हो गई थी जैसे कोई परछाई गायब हो जाती है। बस उसी दिन से मेरी परेशानियों का सिलसिला शुरू हो गया था। मुझे कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ लग रही थी। इतनी बड़ी खतरनाक जगह पर और इतने गैंगस्टर लोगों के साथ मेरी पत्नी जैसी शक्ल की लड़की वो कौन थी? और अगर मेरी पत्नी थी तो वो यहां पर क्या कर रही थी? मैं अब सुकून से बैठने वाला नहीं था और मैंने उन लोगों को एक एक करके उस पूरी स्मगलिंग करने वाली गैंग के लोगों को पकड़ लिया था और उन लोगों से पूछताछ भी की थी कि उनके साथ साथ और कौन शामिल है। मगर अजीब बात यह थी कि पुलिस वालों की ढेर सारी मार खाने के बाद भी उनमें से किसी ने भी किसी भी लड़की का नाम नहीं उगला था और कोई भी प्रिया के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब मैं बेहद परेशान हो चुका था। मैंने तो प्रिया की फोटो भी उन लोगों को दिखाई थी जो उस दिन वहां पर मौके पर पकड़े गए थे। उनमें से किसी का भी कहना नहीं था कि ये लड़की उनके साथ थी या वहां पर मौजूद थी। मैं बेहद परेशान हो गया था कि क्या ये कोई छलावा था जो अचानक मेरी आंखों से गायब हो गया।
मगर मेरी आंखें कभी भी धोखा नहीं खा सकती। मेरे साथ कुछ तो ऐसा हो रहा था जिसके बारे में मैं नहीं जानता था। लेकिन अब मैं सुकून से बैठने वाला नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं पता लगाकर रहूंगा। उस दिन मैंने जिस लड़की को देखा था वो मेरी पत्नी थी या कोई और थी। इसी परेशानी की कंडीशन में मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था जब अचानक मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर श्वेता थी। वो मेरे लिए रात के 2 बजे चाय लेकर आई थी। चाय रखकर वो वहां से जाने लगी तो न जाने क्यों आज मेरा दिल किया कि उसे थैंक यू बोल दूं। वो जब से हमारे घर में आई थी हमारे परिवार का सदस्य बन गई थी। मैंने उसे आवाज लगाकर कहा कि श्वेता, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम हम सब का बहुत ख्याल रखती हो। उसने नजर झुकाते हुए कहा कि ऐसा मत कहिए साहब। मैं जानती हूं अपनी पत्नी के जाने के बाद आप बुरी तरह से टूट गए हैं। आपकी तो पत्नी इस दुनिया से गई है, लेकिन मेरा तो पूरा परिवार चला गया। मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है, इसलिए आपकी तकलीफ को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। और फिर मैं इस घर में आप लोगों को अपना मालिक नहीं समझती, बल्कि अपने परिवार का हिस्सा समझती हूं। इतना कहकर और चेहरा झुकाकर वो वहां से चली गई थी। मुझे याद आया मेरी मां ने उसकी जितनी भी तारीफ की थी वो बिल्कुल सच थी। वो सच में तारीफ के लायक थी। हमेशा नजर झुकाकर इज्जत से बात करती थी। घर में किसको क्या चाहिए उसकी खुशी का ख्याल रखती थी। सबकी पसंद का ख्याल रखती थी। मैं बहुत बुरी तरह से उलझा हुआ था और अब मैं चाहता था कि किसी भी तरह बस मुझे पता चल जाए कि उस दिन जिस लड़की को मैंने देखा था वो कौन है। इसलिए मैंने अपने कुछ मुखबिर छोड़ दिए थे जो मुझे उस लड़की की खबर ला दें जो उस दिन वहां पर मौजूद थी। क्योंकि जो लोग हमारी हिरासत में थे उनमें से तो कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन मेरे पास एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था, एसीपी जिसको जगह जगह तलाश कर रहे हो और जिसकी वजह से परेशान हो रहे हो वो मेरे पास है। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तुम्हारी पत्नी। ये तुम्हारे दिल का वहम नहीं है कि जिसको तुमने देखा वो कोई और थी। वो तुम्हारी पत्नी ही थी। इस मैसेज ने मुझे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मैंने इस नंबर की जांच पड़ताल निकलवाई थी। इस नंबर पर कई बार कॉल भी की थी मगर नंबर बंद जा रहा था। और ये नंबर जिस इंसान के नाम पर लिया गया था उसकी तो 2 महीने पहले ही मौत हो चुकी थी। अब मैं समझ गया था कि कोई ऐसा इंसान है जो मेरा पुराना दुश्मन है। सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हुई थी कि मेरी पत्नी जिंदा है। ये बात तो इस मैसेज से क्लियर हो गई थी, लेकिन अब मेरी पत्नी किस हाल में है, उसके साथ क्या हुआ था ऐसा जो वो मेरे दुश्मनों तक पहुंच गई। और अब पता नहीं मेरा वो कौन सा दुश्मन है जिसके पास मेरी पत्नी है। ये सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने अपने पूरे डिपार्टमेंट को अलर्ट कर दिया था क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक इंसान जो 1.5 साल पहले एक हादसे में मर चुका हो, अचानक से उसकी हमें खबर मिलेगी कि वो जिंदा है और फिर वो हमारे किसी दुश्मन के पास है। उसको ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर मैं भी सिर्फ नाम का एसीपी नहीं था। मेरे जितने भी दुश्मन थे उन सबका रिकॉर्ड मैंने निकलवाया तो पता चला कि उनमें से किसी के भी पास मेरी पत्नी नहीं है। मैं परेशान हो गया था। नंबर का भी कुछ पता नहीं चल रहा था और मेरी पत्नी का भी कोई सुराग भी नहीं मिल पा रहा था। अब मुझे इंतजार था दूसरे मैसेज के आने का, क्योंकि जो इंसान एक बार मैसेज भेज सकता है और मुझ पर नजर रखे हुए है तो वो इंसान मुझे दोबारा भी मैसेज करेगा और उसे अभी भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। फिर कुछ दिन इंतजार करने के बाद और लाख मेहनत करने के बाद वो मैसेज मेरे पास आ गया था। अब की बार फिर से नए नंबर से मैसेज आया था और इस बार मैसेज में लिखा हुआ था, मैं जानता हूं ऋतिक वर्मा, तुम अपनी पत्नी के लिए बहुत परेशान हो रहे हो। अपनी पत्नी को जगह जगह कुत्तों की तरह तलाश करते फिर रहे हो। तो ठीक है, अब ये चूहा बिल्ली का खेल खत्म करते हैं और दोनों एक दूसरे का आमना सामना करते हैं। मगर शर्त यह है कि तुम मुझसे मिलने के लिए अकेले आओगे।
मैं तुम्हारी पत्नी तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। उसके बदले में मुझे तुमसे कुछ चाहिए। मेरे आगे आने वाले मैसेज का इंतजार करना। मैं अभी मैसेज का रिप्लाई करता और इस इंसान से बात करने की कोशिश करता। फिर मुझे पता चला कि ये नंबर भी किसी अनजान इंसान का है। मैं बेहद ही परेशान हो गया था। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब मुझे तीसरी बार मैसेज आने का इंतजार था। यह बात तो पक्की थी कि कोई बहुत खास इंसान है जो मुझ पर पहरा दे रहा है, जो मेरी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। तभी सब कुछ जानते और परखते हुए मुझे मैसेज कर रहा है। अब की बार मैं पूरी तरह से शांत बैठ गया था। मगर मैंने सोच लिया था कि मैं इतनी आसानी से शांत नहीं बैठूंगा। ये जो भी इंसान है इसके पीछे लगकर रहूंगा और इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। मैं अपनी पत्नी को तलाश करने की कहीं से भी कोई कोशिश नहीं कर रहा था और ना ही उस इंसान का पता लगाने की कोशिश कर रहा था जो मुझे मैसेज कर रहा था। फिर फाइनली जब मेरे पास तीसरी बार मैसेज आया तो इस बार मैं अलर्ट हो गया था। इस बार मैसेज में उस जगह का एड्रेस लिखा हुआ था जिस जगह मैं इस इंसान से मिलूं जिसके कब्जे में मेरी पत्नी है। उसने मुझसे कहा था कि अपने साथ किसी को मत लाना, तुम्हें अकेले ही आना है, वरना तुम्हें तुम्हारी पत्नी के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं था कि मैं उसकी बात मान लेता। मैं भले ही किसी को अपने साथ लेकर नहीं गया था, मगर मेरे कपड़ों में हमेशा कैमरे और माइक्रोफोन लगे रहते थे। यह हमारे शहर से 300 किलोमीटर दूर का रास्ता था जिसका एड्रेस मुझे मैसेज में सेंड किया गया था। फिलहाल मैं अपनी मंजिल के लिए निकल गया था और मुझे उम्मीद थी कि मेरी पत्नी मुझे जरूर मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी की हालत कैसी होगी। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था। मैं काफी देर तक खड़ा अपना मोबाइल देखता रहा कि कहीं मेरे मोबाइल पर कोई नया मैसेज ना आ जाए। लेकिन इस बार मेरे सामने आने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी थी। उसने मेरी तरफ देखकर बंदूक उठा ली। अचानक से उसने मेरे पीछे आकर मुझे बुरी तरह से डरा दिया था। मैं भी प्रिया से कुछ कहने ही वाला था। उसने कहा, कौन हो तुम? मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। क्यों आए हो यहां? उसकी बात सुनकर तो मैं बुरी तरह से दंग रह गया था। मैंने कहा, प्रिया तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा पति हूं, हृतिक। मेरी बात सुनकर उसने बंदूक मेरे सिर पर रख दी और कहने लगी कि फालतू की बकवास बंद करो। बताओ यहां क्या लेने आए हो? अब तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। प्रिया प्लीज मेरी बात सुनो, ये तुम किस तरह की हरकत कर रही हो? मगर उसने मेरी एक न सुनी। वो तो जैसे मेरी जान लेने पर तुली हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वो मेरी पत्नी नहीं, मेरे लिए कोई अनजान औरत है। लेकिन चेहरा वही है। इतने में ही मेरे मोबाइल पर मैसेज आया। मैंने जैसे ही स्क्रीन पर नजर जमाई तो मैसेज में लिखा हुआ था, ये तुम्हारी पत्नी ही है, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। पहले वासु को छोड़ना पड़ेगा। वासु को जेल से रिहा कर दो और फिर अपनी पत्नी को वापस हासिल कर लेना। मैसेज से नजर हटते ही जैसे मैंने सामने की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी पत्नी वहां पर नहीं थी। अभी जो थोड़ी देर पहले मेरी आंखों के सामने खड़ी थी, अब वहां से ओझल हो चुकी थी। मैं जोर जोर से प्रिया प्रिया चिल्ला रहा था, मगर इस बार भी वही हुआ। नए नंबर से मैसेज आया और मेरी पत्नी गायब हो गई। ऐसा नहीं था कि कोई भी मुझे आसानी से बेवकूफ बना सकता था। मेरे पास सबूत आ गया था और अब मैं उस सबूत के थ्रू अपनी पत्नी को हासिल कर सकता था। जरूर प्रिया के साथ कुछ ना कुछ किया गया है, तभी तो वो मुझे नहीं पहचान रही और हर बार मेरी आंखों से गायब हो जाती है। वासु एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था जिसे मैंने लगभग 1.5 साल पहले अरेस्ट किया था और अब वो जेल में सड़ रहा था। जरूर उसका कोई अपना था जो उसे बचाना चाहता था और उसने मुझसे बदला लेने के लिए ही मेरी पत्नी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि मेरे कपड़ों में कैमरा
और माइक्रोफोन लगे हुए होते हैं, जिसके बारे में आज तक शायद मेरे साथ में रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। भले से ही उस समय मेरा ध्यान मैसेज पढ़ने में था, लेकिन मेरे कपड़ों में लगा हुआ कैमरा मेरे लैपटॉप से कनेक्ट था, जिसके जरिए मुझे ये चीज पता चल गई कि प्रिया मेरी आंखों के सामने से कैसे गायब हुई। जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो पता चला कि जिस साइड प्रिया खड़ी हुई थी, वहां दीवार के पास से किसी ने उसका मुंह दबोचकर उसे खींच लिया। लेकिन जैसे ही रिकॉर्डिंग में उस आदमी का चेहरा आ गया। यह आदमी कौन था? मैं इसे नहीं जानता था, लेकिन इस आदमी का पता लगा लिया गया था, और जैसे ही इसको अरेस्ट किया गया तो उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसने पूरी हकीकत बता दी कि आखिर वो किसका आदमी है और किसके लिए काम कर रहा है। पता चला कि वासु का एक बड़ा भाई था, जो उसके अरेस्ट हो जाने के बाद अमेरिका से इंडिया वापस आया था, जिसे अपने भाई की बहुत फिक्र थी, लेकिन वह मुझसे अपने भाई को अरेस्ट करने का बदला लेना चाहता था। उसने खुद ही जानबूझकर मेरी पत्नी की डिटेल निकाली, और जब उसे पता चला कि मेरी पत्नी अपनी फैमिली के साथ जा रही है, तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें उसकी पूरी फैमिली मर गई, और मेरी पत्नी को उन लोगों ने अपने पास रख लिया और उसकी जगह दूसरी किसी लड़की की डेड बॉडी रखवा दी, ताकि मुझे ये लग सके कि मेरी पत्नी मर गई है। हालांकि मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी का एक्सीडेंट इतना खतरनाक हुआ है कि उसका पूरा चेहरा डैमेज हो गया, लेकिन वो लड़की मेरी पत्नी नहीं थी। मेरी पत्नी सही सलामत थी और वासु के बड़े भाई विक्रम के पास थी। वो भी एक बहुत बड़ा गैंग माफिया था और कुछ समय के लिए अमेरिका गया हुआ था। ये उसका खास आदमी था जिसको मैं पकड़ चुका था। अब मैं प्रिया के बहुत करीब था, क्योंकि इसके जरिए ही मैं विक्रम तक पहुंच सकता था और विक्रम के जरिए अपनी पत्नी तक। अभी उसको हिरासत में लिए हुए आधा घंटा ही गुजरा था। मैं नहीं चाहता था कि विक्रम को शक हो जाए कि उसका खास आदमी मेरी हिरासत में आ चुका है, इसलिए मैंने जल्द से जल्द उसे उसकी जगह से ही पकड़ लिया था। यह शब्दों में कहना मुश्किल था, लेकिन बहुत मेहनत का काम था, क्योंकि एक बड़े गैंगस्टर और माफिया को पकड़ना कोई मामूली बात नहीं होती। फिलहाल उसे पकड़ने के बाद मेरी पत्नी भी मुझे मिल गई थी, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसे दिन रात ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते थे, जिसकी वजह से उसकी असली पहचान क्या थी वो उसे भूल चुकी थी, और उसे एक आरोपी बना दिया गया था। उसे लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी, उसे बंदूक चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी। विक्रम ने 1.5 साल तक उसका इस्तेमाल किया था, गलत कामों में उसको शामिल किया था, जिसकी वजह से वो भी उसकी गैंग के एक मेंबर की जैसी बन गई थी। ये कहानी बहुत लंबी है कि मैंने विक्रम को कैसे पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मूवीज में दिखाते हैं। मेरी पत्नी मुझे मिल गई थी, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। लगभग काफी समय तक मैंने उसका इलाज करवाया। जब मेरी मां को और श्वेता को ये बात पता चली कि मेरी पत्नी घर वापस आ गई है, तब घर में जैसे खुशी की लहर दौड़ उठी थी। लेकिन ये वो प्रिया नहीं थी जो मेरी पत्नी हुआ करती थी। वो पूरी तरह से बदल गई थी, लेकिन उसे इलाज की जरूरत थी। वो हर समय अपने बॉस के अलावा बाकी सबको दुश्मन समझ रही थी। मगर फिर जैसे तैसे मैंने उसका इलाज करवाया, और धीरे धीरे जब उसकी याददाश्त अपनी जगह पर आई, तब जाकर वो एक नॉर्मल इंसान बनी थी। इसी बीच मैंने श्वेता को भी नहीं छोड़ा था। मैं जानता था कि श्वेता एक बेसहारा लड़की है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रिया के आ जाने से श्वेता की जिंदगी हमने बर्बाद कर दी हो। श्वेता हमारे घर में आज भी रहती है, मेरी पत्नी की सेवा करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है। मुझे नहीं पता था कि मेरे दुश्मन मेरी पत्नी के परिवार की जान ले सकते हैं और मेरे ही खिलाफ मेरी पत्नी को इस्तेमाल कर सकते हैं। उस आरोपी को तो सजा मिल गई। उसे दूर दूर की पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन वो किसी के हाथ नहीं आ रहा था। मगर उसे ये नहीं पता था कि उसने किससे पंगा लिया है। एसीपी ऋतिक वर्मा के लिए कोई भी केस आसान नहीं होता, और फिर बात जब अपनी ही पत्नी की हो तो फिर एसीपी कैसे खामोश बैठ सकता है। मेरी पत्नी मेरे साथ है। पहले जैसी हम लोगों के बीच खुशियां तो नहीं है,
लेकिन मैंने अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइस किए, बड़ी मुश्किल से उसे बचाया है, और उस बेचारे की कोई गलती भी नहीं थी। तब भी उसके साथ बहुत बुरा हुआ।